गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 21 जून को जो हमारा पेपर हुआ था उसको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई एक्स प्लस 2 प्लस ई साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे डोमेन पूछा गया है। तो डोमेन हम क्या जानते हैं कि अगर कोई रेसिप्रोकल नंबर दे रखा है तो रेसिप्रोकल नंबर में डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 दे रखा है तो x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो आपका पार्ट है वो साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 बाई 3 है। तो हम ये जानते हैं कि साइन फंक्शन का जब इनवर्स लेते हो या साइन इनवर्स का जब आप डोमेन लोगे तो वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों बेसिक कंसेप्ट का यूज करके मैं इसका डोमेन कैलकुलेट करूंगा। तो x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर था नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा आपका जो x प्लस 2 वाला जो वैल्यू है ये आपका, अगर आप इक्वल टू 0 कहते है कि नहीं, अगर आप इक्वल टू 0 कहते तो ये कहां से कहां होता है, 0 से 1 के बीच में हो रहा होता। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आपने 0 से 1 के बीच में लिया हुआ है, सही है, नॉट इक्वल टू 0 है, मगर अगर आपने 0 से 1 के बीच में लिया है तो इसका मतलब x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे आने वाला x कोई भी नंबर हो सकता है, बस कहां से कहां नहीं होगा, -2 से -1 के बीच वाला वैल्यू आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -2 से -1 वाला जो रेंज है ये रेंज आपको क्या करना है, इसको कंसिडर नहीं करना है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सेकेंड जो है ये क्या है आपका कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज लाई बिटवीन -1 से 1। तो इसको अब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, -5 to 2। ठीक है, कहां से कहां आ रहा है आपका, -5 to 2, ये वैल्यू आ जाएगा आपका यहां से। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जब आप दोनों में कॉमन रीजन देखोगे तो कॉमन रीजन चलो देखते हैं। तो एक रीजन तो आपको मिलेगा -5 से 2 वाला रीजन। ठीक है, एक तो -5 से कहां मिल रहा है, -2। सेकेंड रीजन कहां से कहां मिल रहा है, -1 से 2। तो आप देखो -5 to -2 और -1 से 2 कौन सा रीजन है अपना, ए वाला। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, let n be a positive integer if the number of integer in the domain of the function fx equal to ln of 1 minus x multiplication of x minus of n is 2n minus 11। अब देखिए इसमें भी क्या कह रखा है, log आपको दे रखा है, ठीक है ना, और log of something दिया हुआ है और उसके बीच में बोला गया है कि भाई उसका जो इंटीजर वैल्यू है वो 2n minus 11 तक का लेता है, उसके बीच में जो इंटीग्रल वैल्यू है। तो हम log के बारे में क्या जानते हैं कि भाई log का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो log of x लेंगे तो log of x क्या होगा आपका, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म आ रहे हैं तो 1 माइनस एक्स, x माइनस n वाले टर्म को मैंने क्या ले लिया, ग्रेटर देन 0। अब इस वाले केस में x जो है, क्योंकि अगर मैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई करूंगा आगे तो x शुड बी पॉजिटिव, मींस कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव बना दिया। तो अगर माइनस से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, वैल्यू 1 और n। तो n आपका यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, गिवन है। तो आपने क्या किया, इसके बीच में आने वाले जो नंबर होंगे, इंटीजर होंगे 1 से n के बीच में, जैसे 1 से 5 के बीच में अगर आप इंटीजर देखते हो तो आपको कौन कौन से इंटीजर मिलेंगे, 1 to 5, 2, 3, 4। तो 3 इंटीजर मिले। इसका मतलब क्या है कि आपने 5 - 2 डायरेक्टली कर दिया। इसीलिए अगर 1 से n के बीच में आपको इंटीजर बताने हैं तो आप n-2 कर दोगे। तो n-2 शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n-11। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 9। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इफ g फ्रॉम -2 to 2। ठीक है, तो ये आपका डोमेन है। यहां से आप कहां तक का जा रहे हो, r तक का जा रहे हो। वेयर fx इक्वल टू x³ प्लस 10x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस 1/p। ठीक है, ये दे रखा है। और कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है। तो अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन दे रखा है तो आप ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, f ऑफ -x इक्वल टू fx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे
तो एफ ऑफ माइनस एक्स करने पे आपका जो एक्स है, एक्स क्यूब है, वो निगेटिव हो जाएगा, टेन एक्स है वो भी निगेटिव हो जाएगा। मगर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/p वाला जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स को जब एफ एक्स के साथ इक्वेट करोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब और टेन एक्स वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म तो ऑड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मगर यहां पे आने वाला जो टर्म है ये ऑड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ये ऑड फंक्शन होगा तो इस टर्म को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस टर्म को हमें कितना करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो टू मेक एफ एक्स ऑड एक्स स्क्वायर प्लस 1/p वाले टर्म को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैंने इतना इक्वल टू क्या ले लिया, 0 ले लिया। अगर इसको 0 लूंगा तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0 होने पे आपका x का वैल्यू कहां से कहां करता है, 0 से 1 के बीच में, वेयर 0 इंक्लूड रहेगा और 1 एक्सक्लूड रहेगा। अगर आप इसे पुट करोगे तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/p का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आ गया। अब आप ये देखो, ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे p आ जाएगा। अब क्या है कि p इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर p हर एक वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ग्रेटर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिस भी डोमेन में आ रहा होगा, क्योंकि इसका डोमेन क्या था, -2 से 2 था, तो आप हर एक वैल्यू के लिए p शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो आप मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो x का, तो x का मैक्सिमम वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिला, p इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इस तरह से आप फोर्थ वाला क्वेश्चन। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए फंक्शन सेटिस्फाई f ऑफ x प्लस a इक्वल टू x प्लस क्या दिया है, f ऑफ x प्लस a इक्वल टू 1/2 प्लस रूट ओवर एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स फॉर ऑल x फॉर सम a इज ग्रेटर देन 0 देन द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज। ठीक है, तो आपको फंक्शन का पीरियड बताना था इसमें, तो कैसे किया जाए। तो आप देखिए इसमें क्या है, x प्लस a का वैल्यू दिया है, तो पहले मैं यहाँ पे जो रूट के अंदर वैल्यू आ रहा है ना उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आप अगर रूट के अंदर आने वाला जो वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या करता हूं मैं, क्योंकि स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन लेके यहाँ पे एफ स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स लिख दिया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे दो टर्म तो दे रखे हैं, तो अभी क्या है 2ab वाला टर्म आना चाहिए। तो 2ab वाले टर्म के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाला जो टर्म है वो 1/2 प्लस रूट ओवर 1/4 माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आप x को रिप्लेस करो, x को रिप्लेस करोगे किससे, x प्लस ए से। जैसे ही x को रिप्लेस करके x प्लस ए से रिप्लेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका टर्म x प्लस ए बन जाएगा आपका x प्लस 2a। और यहां पे आने वाला टर्म है 1/2 तो सेम ही रहा, यहां पे आने वाला जो टर्म था वो देखो क्या बन गया आपका, एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस ए माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एफ एक्स ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप 1/2 इधर ले जाओ, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, इस टर्म को अगर 1/4 से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली इसके अंदर आपको एफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो फाइनली 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस 1/2 करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो इसका पीरियड कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सही है, फंक्शनल इक्वेशन, जैसे आप जानते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जनरली लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, तो उसको सॉल्व जिस तरह से करते हैं इसी तरह से हम फंक्शनल इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी और दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे दो इक्वेशन ना देके एक इक्वेशन दिया रहेगा, दूसरी इक्वेशन आपको खुद से बनानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे x दे रखा है, दूसरा वेरिएबल क्या दे रखा है, 2002/x। तो आपको क्या करना है, x इज रिप्लेस बाय, x को आप रिप्लेस कर दो 2002/x से। जब आप ऐसे कर दोगे तो आपका x का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू आपका फर्स्ट वाला जो वैल्यू था वो सेकेंड वाला वैल्यू बन जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा और ये x से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2002/x। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करना है, आपके पास ऐसे करने पे एक दूसरी इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो फाइनली जब दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा
तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको fx इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2002 बाई x माइनस x आ जाएगा, और यहां से आपको fx मिल गया और f ऑफ 2 का वैल्यू आपको बताना था, तो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 6, इफ द ग्राफ ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू fx पासिस थ्रू द a, 0, अगर कोई फंक्शन a, 0 से पास हो रहा है यानी उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से f ऑफ a का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 0। ठीक है, अब मुझे ना ये लिमिट कैलकुलेट करनी की, ये लिमिट कितनी होगी, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं f ऑफ a पुट करूंगा तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा होगा, तो अपने को क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना है, 0/0 फॉर्म है तो डिफरेंशिएट, न्यूमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करूं, डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको -3 समथिंग इस तरह से फॉर्म मिल जाएगा। f डैश एक्स को f डैश एक्स से कैंसिल आउट करोगे, f ऑफ a का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1/1 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो भी लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ था। f ऑफ a का वैल्यू गिवन है, g ऑफ a का वैल्यू -1 गिवन है, f डैश a इक्वल टू 1 है, g डैश a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, अब लिमिट ऑफ x टेंड टू a fx डॉट g ऑफ a माइनस ऑफ f ऑफ a डॉट g ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस a। ठीक है, ये आपका टर्म दे रखा है। अभी आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो देखोगे कि ये 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो यहाँ पे भी क्या लगा दें हम, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दें। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे मतलब न्यूमिनेटर को सेपरेट और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपको आंसर -5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो भी लिमिट के ऊपर था। ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं इसमें क्या होता है कि सीरीज का एक्सपेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने जैसे ये क्वेश्चन देखा तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, यहां पे जो क्वेश्चन है आपका, तो ये sin 3x/x³ प्लस a/x² प्लस b है, ये वाला टर्म है। अब मैं अगर क्या करता हूं यहाँ पे sin 3x का, तो sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो ये वाला जो एक्सपेंशन है ना वो मैं 3x में अप्लाई कर दूंगा। तो मैं जैसे ही 3x में ये अप्लाई करता हूं तो sin ऑफ 3x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 3x माइनस 27/3 फैक्टोरियल x³। सही है ना। अभी क्या करना है, लिमिट में यहाँ पे sin 3x का वैल्यू आप पुट कर दो। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में भी x³ आ रहा है, न्यूमिनेटर में भी x³ आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है। अगर आपने x को x³ से डिवाइड किया तो आपको डिनोमिनेटर में x² मिलेगा। अगर लिमिट x टेंड टू 0 करोगे तो आपका अनडिफाइन है। तो अगर डिनोमिनेटर में x³ आएगा तो इससे लोअर जितने भी डिग्री वाले टर्म्स होंगे उन सबका कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा आपको 0। तो x के कोफिशिएंट को मैंने 0 किया तो कितना हो गया 3 माइनस a इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो गया 3। क्योंकि आपका लिमिट 0 आ रहा है तो इस तरफ 0 हो गया, तो b का कोफिशिएंट x³ से x³ कैंसिल आउट हो गया। b माइनस 9/2 वाला जो टर्म होगा इसको 0 करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9/2। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 9 क्वेश्चन है, सही है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आपको लिमिट x टेंड टू π/2 दे रखा है, sin x माइनस sin x की पावर sin x दिया 1 माइनस sin x प्लस ln ऑफ sin x ले रखा है। ठीक है, तो फाइनली मैंने sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को ना लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना जो दिया हुआ है, रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 4 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 sin इनवर्स ऑफ x और sec इनवर्स ऑफ x दे रखा है। अब यहाँ देखो tan जो है, tan पहले तो आपको क्या है, रेंज कैलकुलेट करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि आपका फंक्शन का डोमेन कहां से कहां आता है। ठीक है, उसके बाद जाके आप रेंज कैलकुलेट करोगे। तो tan इनवर्स का जो x है वो तो हमेशा उसका जो डोमेन होगा वो तो रियल नंबर हो गया। साइन इनवर्स -1 से 1 लाई करता है, सेक इनवर्स -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब आप पूरे फंक्शन को अगर डिफाइन करोगे तो वो 2 पॉइंट पे होंगे, एक -1 हो गया, दूसरा आपका 1 हो गया। तो 2 ही वैल्यू आपके डोमेन में मिल रहे। तो f ऑफ -1 पे आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। दूसरा जो है f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 पे इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो f ऑफ -1 पे इसका वैल्यू कितना आएगा -3 π/2,
और एफ ऑफ 1 पे इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5π/2। तो जिसमें आपका 5π/2 और माइनस 3π/2 आएगा वो अपना आंसर राइट होगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब हम इनवर्स में आ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें क्या था कि आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू लेना था, सही है ना। तो जब आप कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 2x प्लस π/7 देखोगे, क्योंकि आपका x यहां से इसके बीच में लाई कर रहा है, तो कॉट जो होता है, देखो कॉस की फैमिली में कॉस, कॉट और तीसरा आपका जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2x वाला वैल्यू है वो 2x वाला वैल्यू आपका कहां से कहां लाई कर रहा है, 6π से 44π/7। ठीक है, तो 6π से π/7, 2x प्लस π/7 आप ये वैल्यू देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस π/7 किसके बीच में लाई कर रहा है, 6π π/7 से 6π 3π/7 के बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में लेके आना है। डिपेंड करता है कि x आपका कौन से रेंज में आ रहा है। अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है तो तब तो डायरेक्टली x आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आता है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाते हैं, और इस तरह से लाते हैं कि आपका जो फंक्शन है cos ऑफ 2x प्लस π/7 वो चेंज भी ना हो। तो यहाँ पे 2x प्लस π/7 में आपका x का जो वैल्यू है वो 3π से 22π/7 के बीच में लाई कर रहा है। तो पहले मैं इसे इसमें कन्वर्ट करूंगा 2x प्लस π/7 में। फाइनली कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि भाई इसका जो वैल्यू है वो 6π प्लस π/7 से 6π प्लस 3π/7 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाना है, और कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई। ठीक है, तो अगर मैं 0 से पाई के बीच में इसको लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो आप देखो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे आपका कॉट होगा 2x प्लस π/7 माइनस 6π। डायरेक्टली आपने 6π क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो कॉट दे रखा है ना, तो कॉट ऑफ, अब कॉट के लिए हम क्या जानते हैं कि कॉट वाले वैल्यू में यहाँ पे आपका tan नहीं होगा, ये tan की जगह पे क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए, तो कॉट होगा। अब मान लीजिए 6π आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे ही मैं इसमें से 6π सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अभी जो वैल्यू आ रहा है, क्या ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पे जो आपको क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, क्या ये वैल्यू आपका प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है या नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या देखोगे, आपने यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिला है इसमें से 6π सब्ट्रैक्ट किया, जैसे ही 6π सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये क्या हो जाएगा आपका π/7 से 3π/7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कॉट की अगर हम बात करें ना, तो कॉट आप देखो, कॉट ऑफ जैसे थीटा माइनस पाई हो गया, तो कॉट क्योंकि 1/tan ऑफ समथिंग हुआ, तो पाई माइनस ऑफ थीटा, तो ये क्या देगा, 1/-tan ऑफ थीटा दे देगा, है कि नहीं। तो थीटा माइनस पाई करने से क्या होगा, पहली बात तो आपका जो कॉट है वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन बाहर जाएगा, है कि नहीं। माइनस साइन बाहर जाएगा तो ये -1 क्या हो गया, tan थीटा हो गया। क्लियर है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ tan थीटा, और क्योंकि पाई माइनस थीटा माइनस पाई था तो एक और माइनस आएगा, तो ये फाइनली आपको क्या दे देगा, कॉट ऑफ थीटा। इसका मतलब माइनस पाई करने से आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये कितना आ जाएगा, फाइनली आपका आंसर 2x माइनस 41π/7। ठीक है, ऐसे करके इसको करेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें डायरेक्टली tan का फॉर्मूला अप्लाई करना था। a का वैल्यू आपको tan इनवर्स x √3/2k माइनस x दिया हुआ है, b का वैल्यू tan इनवर्स 2x माइनस k/k √3 गिवन है। आपको a माइनस b का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना था, तो आप a माइनस b का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करने के लिए फाइनली फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस b/1 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 1 प्लस ab हो जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो 1/√3 आ गया, और 1/√3 किसके इक्वल होता है आपका 5/6 के, तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का क्वेश्चन है।
अब इसमें tan की सीरीज भी हो सकती है, cot की सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। तो आप देखो इसको मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये tan की प्रॉपर्टी होती है कि tan इनवर्स ऑफ, जब आप tan इनवर्स ऑफ x लोगे तो ये किसके इक्वल होगा, cot इनवर्स ऑफ 1/x के, या आपने cot इनवर्स ऑफ x लिया तो ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो पहले मैंने आपका जो cot वाली सीरीज थी उसको tan में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 9/2 है तो ये क्या बन गया, 2/9 बन गया, ठीक है। cot इनवर्स ऑफ सेकेंड वाला वैल्यू 4 आपका 33 हो जाएगा, cot इनवर्स ऑफ 8/129 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा और अप टू इंफिनिटी तक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म आता है ना, जब सीरीज में आप टर्म देखोगे इंफिनिटी तक, तो हर एक टर्म को आपको क्या डिफरेंस के तौर पे लिखना पड़ता है। तो 2/9 में जब आप tan इनवर्स लिखते हो तो 1 आता है, तो पहले तो इस 9 में से 1 हटा दो, 1 हटा दिया, अब क्या बचा 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 2। तो अब आपका जो न्यूमिनेटर होगा इसको आप 4 और 2 के टर्म में लिखोगे, तो कैसे लिख सकते हैं, 4 - 2, तो ये tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 2 हो गया। सिमिलरली इसको आप लिखोगे तो यहाँ से 1 हटा दो, 32 हो गया, 32 को 8 into 4 लिख सकते हैं, तो 4 - 8 - 4 ऐसे। सिमिलरली इस तरह से आप लिखते जाओ, तो फर्स्ट वाला आपका टर्म होगा वो tan इनवर्स ऑफ 4 - tan इनवर्स ऑफ 2, सेकेंड टर्म tan इनवर्स ऑफ 8 - tan इनवर्स ऑफ 4, ऐसे आप लिखते जाओ और टर्म कैंसिल आउट करते जाओ। तो लास्ट वाला टर्म आएगा वो इंफिनिटी होगा, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, π/2 - tan इनवर्स ऑफ 2। तो नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin इनवर्स ऑफ sin of 22π/7, cos इनवर्स ऑफ cos of 5π/3, tan इनवर्स ऑफ tan of 5π/7 और sin इनवर्स ऑफ cos 2। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का आपका क्वेश्चन है, प्योर है ना। तो आप देखो sin इनवर्स ऑफ sin of 22π/7 अगर आप लेते हो तो 22π/7 कितना होता है, 3π + π/7। तो सबसे पहले इसको आपको प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो अभी इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाने के लिए आप क्या करो, सही है ना, क्योंकि साइन का वैल्यू -π/2 से π/2 होता है, इस तरह से आपका वैल्यू जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपका आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, π/2 से 3π/2 वाले रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर π/2 से 3π/2 वाले रीजन में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये जो आपका वैल्यू दे रखा है कि नहीं, तो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो 3π + π/7 वाला वैल्यू। तो आप देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले, और ये जो वैल्यू 3π + π/7, तो आपको 3π हटाना पड़ेगा यहां से। तो अभी आप यहां से 3π वाला वैल्यू हटाओगे, तो आप देखो साइन में से अगर आपको 3π वाला वैल्यू हटाना पड़ेगा तो कैसे हटाओगे आप, साइन ऑफ 3π + π/7 माइनस ऑफ आप 3π कर दो। अगर आपने -3π कर दिया इस वाली वैल्यू में से ना, ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाला है यहाँ पे, π/7 है कि नहीं। मगर आपने जब थीटा माइनस क्या किया, थीटा -3π कर दिया, ठीक है, थीटा -3π किया, तो थीटा -3π में आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा -3π, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, -sin of 3π - थीटा, और मगर ये क्या देगा, -sin थीटा दे देगा। तो इसका मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे, 3π तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो 3π + π/7 वाला जो वैल्यू था, है ना, अगर आप इसको 3π - थीटा कर देते तो 3π का मतलब है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सही है। तो साइन ऑफ समथिंग यहां से आपको क्या वैल्यू मिलता, 3π - थीटा, तो -π/7 मिलेगा, सही है। तो -π/7 क्या होगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू लोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, जो भी वैल्यू इसमें से 3π - 22π/7 कर देना था, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट वाला आपका वैल्यू क्या लेना था, ये वैल्यू कंसीडर करना था। सेकेंड वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, cos इनवर्स ऑफ 5π/3, ठीक है। तो 5π/3 वाला वैल्यू देखो, तो 5π/3 वाला वैल्यू π + π/3 है, तो इसको हम क्या करें, 2π - π + π/3 है कि नहीं।
अब पाई प्लस पाई बाई थ्री, अब पाई बाई थ्री से ज्यादा है तो इसी प्रिंसिपल वैल्यू बनाने के लिए हमने कितना कर दिया 2 पाई बाई थ्री। सही है, तो यहाँ तो आप क्या करोगे 2 पाई माइनस समथिंग लोगे, तो यहाँ पे क्या किया 3 पाई माइनस 22 पाई बाई 7 प्लस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 3 और फाइनली 10 वाला जो टर्म है, तो 10 के लिए हमने क्या किया ये भी देख लेते हैं। तो ये आपका सेकंड यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए 10 के लिए आपने क्या किया माइनस पाई किया, तो 5 पाई बाई 7 माइनस ऑफ 5, तो आप देखो 2 पाई 3 पाई कितना हो गया टोटल 5 पाई। सही है, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 पाई। ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग है आपका, तो 5 पाई माइनस 22 पाई बाई 7 प्लस 5 पाई माइनस पाई, तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई माइनस 22 पाई बाई 7 प्लस 5 पाई बाई 7 माइनस और इसके साथ 5 पाई बाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा, और सिमिलरली इसके साथ आपको क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2। ठीक है, तो आप देखो 4 पाई माइनस अभी 22 और यहाँ पे कितना है 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 22 में से, तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ से 17 पाई बाई 7 माइनस 5 पाई बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पाई बाई 3 हो गया और प्लस पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 पाई मिलेगा आपको, और यहां से कितना मिलने वाला है, आप एलसीएम ले लो, 7 3 21 इंटू 2 यानी 42, तो यहाँ से 17 पाई इंटू 6 समथिंग इस तरह से वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलो इसको इस क्वेश्चन को ना हम एक बार फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सही है, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपका, मॉडुलस ऑफ z प्लस 2i। ठीक है, और लेस देन क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है इसकी। तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि ये एक सर्कल है ना, तो अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन को मैंने ड्रॉ कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपका जो सर्कल है वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे 2i वाला सेंटर है, तो ये आपका सर्कल बन गया सेंटर। अब ये जो सेंटर बना है इसमें आप ये वाले वैल्यू को देखोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना होता है तो आप क्या करोगे, जो भी पॉइंट दिया है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो और रेडियस ऐड कर दो, रेडियस सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो सेंटर है वो कितना है आपका √3 और -1 सेंटर आपका, ये वाला पॉइंट, और सेंटर यहां से कितना हो जाएगा इसके लिए -2। तो ये दोनों वैल्यू मिल गए। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां से आपका इसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आया 2 आया, 2 + 1 2 - 1 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब जो अपना जो क्वेश्चंस नहीं, 1-2 क्वेश्चंस बाकी हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। 16 वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, सही है, 16 से 18 अभी 2-3 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। तो 16 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है आपको, अल्फा = e⁻² 2 पाई बाई n, और ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है यूलर थ्योरम के इसको क्वेश्चन बोलते हैं nth रूट के ऊपर। तो α⁴n अगर आप दोनों तरफ पावर n लोगे तो ये क्या होगा e⁻⁻i, सो e⁻i 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो अगर अल्फा को z से रिप्लेस कर दूं तो z⁻n -1 हो गया। इसका मतलब क्या है, z⁻n -1 करोगे तो ये आपको क्या मिल गया n-1 तक का, सही है, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो z⁻n -1 बाय z-1 इक्वल टू ये हो गया। आप अब इसकी जगह अल्फा स्क्वायर इस तरह से वैल्यू हो गया, तो z यहाँ पे 1 आ रहा है कि सॉरी 11 है, तो आप इसको 11 से रिप्लेस कर दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन था 17। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z वेयर z = 1 + cos of 8π/5 + i sin 8π/5। तो मैंने यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया है ना, इसमें फॉर्मूला लगा दिया। ये क्या हो गया 2 cos² 1 + cos θ क्या होता है आपका 2 cos² θ/2।
तो वो कर दिया। यहाँ पे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो आप देखो कि आपका जो वैल्यू ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। यहां से आपका आर्गुमेंट मिलेगा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा 4π/5। ठीक है, तो यही तक का डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।